नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव अपने YouTube चैनल त्रिमूर्ति ग्रुप से। और आज हम अपने दुकान पे बैठे हैं काउंटर पे, और हमारे डबल बुल सीमेंट, जो इमामी डबल बुल सीमेंट है, उसकी टेक्निकल टीम से ये भैया आए थे, इंजीनियर साहब हैं जिनका नाम है रजनीकांत पांडे। और चूँकि हम खुद हमारा काउंटर जो है डीलरशिप है, मतलब डीलरशिप है अपने काउंटर के पास डबल बुल सीमेंट की, तो टीम अक्सर आती रहती है अपने पास कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, फील्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये भैया आए थे तो हमने सोचा कि आज वीडियो बनाया जाए। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आज दूसरी वीडियो बनाते हैं कि जैसे आप मकान बनवा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल चीज़ों का जो न्यूनतम क्राइटेरिया रखनी ही चाहिए ध्यान पे, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। आज ज़्यादा टेक्निकली बात नहीं करेंगे, नॉर्मल चीज़ों की केवल बात करेंगे जो प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम रखनी ही चाहिए। तो भैया नमस्कार। नमस्कार अजय जी। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज कि किन किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनके बिना मतलब दिक्कत आ सकती है, मकान बनवाने में दिक्कत आ सकती है, और प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए, इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे राजगीर मिस्त्री कैसे चुनाई कर रहा है, कैसे दीवार का कॉलम वगैरह, बीम वगैरह जो भी है कैसे देना चाहिए, उस पर फिर पानी कैसे देना चाहिए, जो हम लोग की तरफ कहते हैं कि ढलैया के बाद पानी देना चाहिए, आप लोग के टेक्निकल टीम में पता नहीं कुछ कहा जाता होगा टेक्निकल वर्ड में। तो हर एक चीज़ जानेंगे। थोड़ा आप विस्तार से हमें बताइए कि एक अगर नया मकान बनवाते हैं तो एक बेसिक कस्टमर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार पुनः धन्यवाद अजय जी। और हम लोग ये इस बार जो है दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं, दूसरी वीडियो आज। और इमामी नहीं कह सकते, पहले ये इमामी कंपनी के नाम से आया करता था डबल बुल सीमेंट। जी जी। अब वो इमामी इस सेक्टर से निकल गई। अब उन्होंने निर्मा ग्रुप को, नोवोको ग्रुप को जी जी अपना सीमेंट जो है सीमेंट का जो सेक्टर था जी वो उनको दे दिया है। तो अब ये न्यूवोको ग्रुप का पार्ट हो गया है। जी जी। नोवोको ग्रुप का पार्ट हमारा सीमेंट है डबल बुल। हाँ, डबल बुल उसका एक पार्ट है न्यू विस्टा लिमिटेड, जी। उसका जो है कि ये पार्ट है डबल बुल सीमेंट। और अगर हम मकान की बात करें जी तो किसी भी मकान के लिए जी उसकी जो बुनियाद होती है, जी। जो फाउंडेशन होता है, जी जी फाउंडेशन, वो सबसे पहला प्रारंभिक कार्य होता है। जी जी। वो हम प्रारंभिक कार्य वहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे स्टार्ट पहले एक करते जगह देखते हैं कि हमको मकान कहाँ पे बनवाना है, उसके बाद फाउंडेशन का काम हम शुरू करते हैं। हाँ। जी। तो जितने भी कंज्यूमर अगर मकान बना रहे हैं, सामान्यतः अब ये ट्रेंड चल गया है, पहले ये नहीं था। जी। प्रयास करना चाहिए कि किसी ऑथराइज आर्किटेक्ट या इंजीनियर से ही, जी जो पेशेवर आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं, जी, प्रोफेशनल जो होते हैं, उन्हीं से ही अपना नक्शा बनवाना चाहिए। जी और वहाँ से नक्शा प्राप्त करने के बाद जो अप्रूवल की सारी चीज़ें होती हैं, उसके प्रोसेस के बाद मकान बनाना हम शुरू करते हैं। जी। एक उसके साथ साथ एक कुशल कारीगर की भी आवश्यकता होती है। जी, बेसिक मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है कि एक कुशल कारीगर का होना, जिसको प्रत्येक चीज़ के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब जैसे हम प्रारंभ में जब मकान को हम बनाना शुरू करते हैं तो जो एक सबसे बड़ी छोटी गलती हम करते हैं जी कि अगर हम कॉलम बनवा रहे हैं जी तो कॉलम का जो छल्ले हम लोग डालते हैं, स्टीरप्स बोलते हैं उसको इंग्लिश जी जी टेक्निकली, जी। स्टीरप को प्रॉपर बेंड करना चाहिए। वो लोग आधा ही मोड़ के छोड़ देते हैं। वो जो रिंग होती है, रिंग जी, जो है पूरी बेंड होनी चाहिए ऐसे। भैया एक रिंग निकल गया, हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास भी शायद पड़ी होगी, जो यहाँ के लोकल जो कारीगर होते हैं वो लोग बनाते हैं, तो हम दिखाना चाहेंगे कि ये इंजीनियर साहब क्या बताना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक रिंग है हमारे पास, जो कॉलम में सरिया पड़ती है उसको ऐसे बांधने का काम किया जाता है चारों कॉर्नर पे, आप देख सकते हैं। तो इंजीनियर साहब आप इसमें क्या बताना चाहते हैं, ये सही बेंड है कि क्या, इसमें क्या कमी? देखिए, ये टेक्निकली सही बेंड नहीं है जी, टेक्निकल ये हिस्सा थोड़ा सा और बड़ा होने के साथ साथ ऐसे मुड़ा होना चाहिए। जी, मतलब यू शेप होना चाहिए अंदर यहाँ पे। हाँ। जी। उससे ये फ़ायदा होता है कि वो जब अगर हम वाइब्रेटिंग का प्रयोग करते हैं तो वो एक तो ओपन नहीं होगा ईजिली। जी जी। तो जो शेप साइज जो आपने कॉलम का बनाया है वो शेप साइज आपको मिलेगा। जी जी। दूसरी चीज़ क्या है कि वो प्रॉपर लॉक करके रखता है उस सरिया को। जी, जिस कॉर्नर वाली जिस सरिया पे उसका लास्ट पॉइंट आता है उसको प्रॉपर लॉक करके रखता है। लॉक करके रखता है।
तो प्रथम गलती तो हम यहीं कर देते हैं। जी बाकी कंक्रीट के रेशियो के साथ गलती करते हैं, 1, 2.5, 3 प्रयोग कर लेते हैं, 1, 3, 3 प्रयोग कर लेते हैं। 1, 2.5, 3 प्रयोग करते हैं और 1, 3, 3 प्रयोग करते हैं, जो नहीं होना चाहिए जो नहीं होना टेक्निकली। चाहिए, हाँ। टेक्निकली नहीं होना चाहिए। हाँ, जो IS कोड 456 के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर आप फाउंडेशन बनवा रहे हैं, नींव बनवा रहे हैं, जिसको नींव बोलते हैं देसी भाषा में, तो उसके जो कंक्रीटिंग का रेशियो क्या होना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आप किस ग्रेड की कंक्रीट डालना चाह रहे हैं। जी। अगर आपको M20 ग्रेड का कंक्रीटिंग करनी है तो आपको 1, 1.5, 3 का रेशियो प्रयोग करना चाहिए। अगर M20 ग्रेड की कंक्रीटिंग करना है तो 1, 1.5, 3 यानी 1 की रेशियो में सीमेंट होना चाहिए, 1.5 की रेशियो में बालू होना चाहिए और 3 की रेशियो में गिट्टी होना चाहिए। जी। और अगर M25 का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 1, 1, 2 का रेशियो प्रयोग करना चाहिए। M25 का प्रयोग करें तो 1 सीमेंट 2 बालू, 1 सीमेंट 1 बालू 2 गिट्टी। 2 गिट्टी, ठीक। तो ये लेकिन समानतः ऐसा लोग करते नहीं हैं। जी। मैं एक चीज़ और रोकना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि M20 और M25 कैसी कैसी जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल हमको एक स्टोरी का लगभग आप समझ लीजिए कि 2000 स्क्वायर फीट की मकान तैयार करनी है, तो यहाँ पे क्या हमको यूज करना चाहिए, कौन सी ग्रेड की? आप M20 भी प्रयोग कर सकते हैं, M25 भी प्रयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी अपने मकान में मजबूती चाहिए। जी, ठीक है। M15 ग्रेड भी होता है, जी, उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। जी। वो डिपेंड करता है कि आपको कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक। ज़्यादा मजबूत बनाना है तो ज़्यादा ग्रेड का हम यूज़ करेंगे। जी, ठीक है सर। सीमेंट चूँकि मार्केट में पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट आता है जी, या बाकी भी 2 और आते हैं, जी, तो उसमें जिसकी अच्छी स्ट्रेंथ है जी, उस सीमेंट का प्रयोग करना चाहिए, और जो सीमेंट कितना फाइन है जी। उसका प्रयोग करना चाहिए। कितना फाइन, कितनी अच्छी पिसाई है उसकी, कितना ज़्यादा पार्टिकल है, जिसपे कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा फाइन पिसाई होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी मजबूती पकड़ ज़्यादा होगी। हाँ। जी। पकड़ ज़्यादा होगी, उसका फैलाव ज़्यादा होगा। जैसे गेहूं का आटा समझ लीजिए, मैदे का आटा समझ लीजिए। जी, जी। तो उसकी फाइननेस भी होती है, और कोड के हिसाब से वो किसी भी सीमेंट के लिए मिनिमम 300 होती है। जी। उसके ऊपर होनी चाहिए। 300 क्या? 300 मतलब कैसे, एरिया वाइज क्या? 300 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। अच्छा, यानी 1 केजी सीमेंट को हम प्रयोग करते हैं तो वो 300, एक दाने को फैलाना शुरू करें तो वो 300 मीटर स्क्वायर एरिया में कवर करेगी। कवर करेगी। तो अब अगर मैं अपने प्रोडक्ट डबल बुल की बात करी तो हम लोग 397, 400। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से रोकूंगा। जो आपका डबल बुल सीमेंट है तो उसमें कितने प्रकार की सीमेंट आती है और इसकी पिसाई और एरिया कितना कवर करता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए कि जो कि हमारे ग्राहक नहीं जानते हैं डबल बुल क्या है, इसकी कैसी स्ट्रेंथ है, तो थोड़ा इनको भी पता चल जाए आगे बढ़ने से पहले हम लोग। देखिए, सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है जी, वो समय समय पे कंपनी उसको परिवर्तित करती है वेदर के हिसाब से। अच्छा जी, सीजनली चेंज होता रहता है। हाँ। जी। अगर ठंडियों के दिनों में हम जो है कि हाई पावर की थोड़ी सी सीमेंट देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। जी। उसका कारण होता है कि सीमेंट की सेटिंग भी इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ठंडियों में नमी की वजह से, वेदर की नमी की वजह से सीमेंट की सेटिंग जो है आगे पीछे होती है। ठीक सर। गर्मियों में हम उसको थोड़ा सा लो रखते हैं, हीट की वजह से जी। क्रैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। वो आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जी। फिर हम जब ऊपर चिनाई करते हैं, हमने कॉलम खड़ा कर लिया। कॉलम खड़ा करने के बाद जनरली हम लोग जो फर्मा यूज़ करते हैं वो पूरा प्लेन फर्मा होता है। जी, प्लेन। अब उसको हमने खोला, 24 घंटे बाद उस फर्मे को ऊपर बढ़ाया। उसको बढ़ाने से पहले जी 4 फुट का लगभग फर्मा होता है, जी जी तो उसमें एक स्पेस जो है कंक्रीट में छोड़ देना चाहिए। ईंटा डाल के उसको कुछ देर बाद निकाल देना चाहिए जी कि जो 24 घंटे पुरानी कंक्रीट है जी और उसके बाद जो नई 24 घंटे बाद आप डालिएगा जी। उसके में अच्छी इंटरलॉकिंग हो जाए। वो मतलब आप अगर लॉक हो 4 जाए। फीट का आरसीसी ढलाई कर दिए, कॉलम खड़ा कर दिए 4 फीट, तो जब भरने के बाद पूरे फ्रेम को, जो इस फॉर्म में भरते हैं फ्रेम में, उसमें एक ईंट डाल दीजिए आप और कुछ ही देर बाद निकाल दीजिए कि वो स्पेस बची रहे। तो जब आगे हम उसकी ढलैया करेंगे तो जो कंपैक्टेशन है पुराने वाले में भी ईंट के जगह पे जाके बैठ जाएगा, तो दोनों कॉलम में अच्छा जो है इंटरलॉकिंग हो जाएगी। इंजीनियर साहब के कहने का मतलब ये है, ऐसा मुझे समझ में आता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है अगर हम कभी भी चिकने हिस्से की तरफ से चिनाई नहीं करनी चाहिए। अगर चिनाई हम चिकने हिस्से की तरफ से कर रहे हैं तो होता क्या है कि
जो हमारा मोर्टार से बना हुआ मसाला है वो कंक्रीट के मसाले को छोड़ देता है और बीच में जी थोड़ी सी स्पेस दिखाई देने लगती है। जी जी तो फिर क्या होता है, उसके लिए या तो मुर्गा जाली का प्रयोग करिए। मुर्गा जाली काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। जी या तो जब आप कॉलम को 24 घंटे बाद खोलिए जी तो उस पर टिचाई कर दीजिए, कन्नी से टिचाई कर दीजिए, मतलब उसको खुरदुरा बना दीजिए। अच्छा अच्छा हाँ। मतलब कॉलम को खोदने के बाद अगर जोड़ाई करना तो उस पर ऐसे खुरदुरा लाइनिंग ड्रा कर दीजिए कि हाँ। सरफेस रफ हो जाए, रफ हो जाए। प्लेन ना रहे। हाँ, ठीक और है। उसी सरफेस पे करना है जिधर से हम कुछ नहीं करना। जी ठीक है सर। अब उसके बाद ब्रिकवर हमने कर लिया। जी। ब्रिकवर जनरली हम लोग इंग्लिश बॉन्ड जो है प्रयोग करते हैं। जी एक साइड ईंट का हेडर आता है और एक साइड स्ट्रेचर आता है, जी वो ईंट का हम प्रयोग करते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे ईंट को प्रयोग करने से पहले जी उसको पर्याप्त पानी वो सोख ले, जी इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। तरी कर दें ईंट को जोड़ाई तरी में कर लाने से पहले। तरी कर तरी कर दें जी, काफ़ी अच्छे तरीके से तरी कर तरी दीजिए कि कर अब दोबारा पानी की डिमांड ना करें ईंट। हम्म। जी फिर उसके बाद जो है कंटिन्यूअस क्यूरिंग होनी चाहिए मकान बनने के बाद। क्यूरिंग क्या चीज़ होती है सर? तराई अच्छा, तराई ज़्यादा कंटिन्यूअस तराई करनी चाहिए। अब कितने दिन तक करना चाहिए इसके बारे में भी कुछ बताइए आप, क्योंकि लोगों को अक्सर जानकारी नहीं होती, करते हैं फिर छोड़ देते हैं 2-4 दिन बाद, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर मुझसे आप पूछिएगा तो मैं तो कहूँगा कि आपको 1 महीना। जी डेली सुबह शाम दोपहर मतलब वो कितने- डिपेंड करता है मौसम कौन सा है। जी गर्मी के दिनों में आपको हो सकता है कि 3 बार तराई करनी पड़ेगी। जी ठंडी के दिनों में जो है जी सामान्यतः 1 बार तराई कर देते हैं, उसके बाद शाम तक हो सकता है कभी पानी की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। बारिश जी। के मौसम में भी ये चीज़ नहीं होती जी। है, ठीक है। जी। तो सबसे अच्छा क्यूरिंग का अगर कॉलम की तराई करनी है जी तो सबसे अच्छा तरीका है जूट की जो बोरियां आती हैं, जी जूट की जो बोरी आती है। हाँ। जी उसको कॉलम को पहना दीजिए अच्छा ठीक। और उसमें पानी भर दीजिए। तो जूट की बोरी क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, पानी जी। को सोखती है, जी तो लंबे समय तक कंक्रीटिंग में पानी रहता है और मॉइस्चर बनाए रखती है। मॉइस्चर बनाए रखती है, जिससे वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन करता है। जी फिर उसके बाद जो है हम और ऊपर बढ़ते हैं जी तो लोग क्या करते हैं कि क्रैंक नहीं डालते। जी। अगर हम छत की बात करें जी तो क्रैंक नहीं डालते। जी क्रैंक निश्चित तौर पे डालना चाहिए। 2.5-3 फीट से अगर आप ऊपर छज्जे का निर्माण कर रहे हैं जी तो निश्चित तौर पे क्रैंक डालना ही डालना चाहिए। जी और एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जी। मैं एक चीज़ को और जोड़ना चाहूँगा। ब्रिक आप प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी के बने हुए ब्रिक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जी और एक नया ट्रेंड चल रहा है फ्लाईएस ब्रिक, जी फ्लाईएस ब्रिक। जी जहाँ पे बिजली उत्पादन होता है वहाँ फ्लाईएस की मात्रा से जो है वो ब्रिक भी बनाई तैयार जाती किया है। जाता है। कुछ सीमेंट भी उसमें डाला जाता है जी कि वो ठीक ठाक स्ट्रेंथ जो है गेन कर ले। गेन कर ठीक से। फ्लाईएस ब्रिक अगर आप प्रयोग करते हैं तो उससे एक तो क्या है कि जो हमारा फ्लाईएस है वो कंज्यूम हो जा रहा है, जी वेस्ट नहीं हो रहा है। वेस्ट नहीं हो रहा। कोल का जो डस्ट होता है, जो ऐश होता है, वो वेस्ट नहीं होगा। उसको हम कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज कर यूज कर सकते हैं। और वो अगर किसी उपजाऊ ज़मीन पे डंपिंग किया जाता है जी तो कुछ समय बाद जो है उस ज़मीन की जो है उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती फर्टिलिटी खत्म हो जाती है डंपिंग करने की वजह से। जी तो उसको डंप भी नहीं किया जा है, सकता। डंप नहीं किया जा सकता और बिजली हमको चाहिए ही और चाहिए। बिजली चाहिए ही हमको, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और वो उसके एक फ़ायदा और है कि उससे बने हुए मकान बाहरी टेम्परेचर से अंदर जो है उसका टेम्परेचर 1-2 जो है जी डिग्री हमेशा कम ही रहता है। अच्छा, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से आपकी मकान ठंडी रहेगी। थोड़ी सी ठंडी रहेगी। हाँ, उसका वो कारण है क्योंकि जो हम ब्रिक बनाते हैं, जो मिट्टी वाला ब्रिक बनाते हैं, जी मिट्टी से बना हुआ ईंट क्या करता है कि वो धूप को एब्जॉर्ब करता है, जी जी जिससे वो गर्म रहता है हीट को मकान। एब्जॉर्ब करता है। जी हाँ, तो उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर अब अगर हम छत की बात कर लें तो छत में हम लोगों को अगर 2.5 फुट से ऊपर जा रहे हैं जी तो वहाँ पे हम लोगों को क्रैंक डालना चाहिए। 2.5 फुट से ऊपर मतलब ये चीज़ मैं छज्जा। छज्जा। अच्छा, जो बारजा हम लोग निकालते हैं, अगर 2.5 फुट से अधिक का निकालना है तो हमें उसमें क्रैंक का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। क्रैंक का। ये क्रैंक होता क्या चीज़ है, थोड़ा बताना। क्रैंक बेसिकली जो सरिया होती है जी वो सरिया एक नीचे से होके जाती है। जैसे हम फ्लैट अगर कंसीडर कर लें कि एक छत है, उस पर हमने पूरी सीधी सीधी सरिया डाली है। जी ठीक है। उसमें होता कुछ नहीं, एक सरिया ऊपर से होके जाती है अल्टरनेट, अच्छा, एक उठ के एक जाल नीचे। टाइप का, नेट टाइप का बनाना हाँ। है आपको। अल्टरनेट ऊपर नीचे ऐसे करके आपको बनाना है। जिग जैक नहीं होता जी, वो zigzag वो नहीं। जिग जैक नहीं होता, जी वो अल्टरनेट होता है। सरिया एक सीधी जाएगी और एक थोड़ी सी उठ के जाएगी। अच्छा,
इससे छज्जे को लोड बियरिंग जो लोड मूवमेंट बेयरिंग, होता है, जी जो कंस्ट्रक्शन का मूवमेंट होता है वो छज्जे आबद्धों पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे जोड़ होता है, जी जहाँ से वो लटकता है। जी तो उससे क्या होता है कि आपके छज्जे की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जी सबसे पहला चीज़। जी ठीक, अब उसके बाद जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग के समय में अच्छा पानी प्रयोग करना चाहिए, जी ठीक, सबसे पहली चीज़। जी दूसरी चीज़ क्या है कि पानी प्रयोग करने के साथ साथ अगर हम कंक्रीटिंग अच्छा रेशियो प्रयोग कर रहे हैं जी। तो उसकी क्यूरिंग भी, तराई भी पर्याप्त समय तक करनी चाहिए, तराई काफ़ी समय तक करनी चाहिए और जितना मिट्टी की क्यारी नहीं बनाना चाहिए। ये एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी समस्या है जी, कि ये लोग मिट्टी की क्यारी बहुत ज़्यादा छत बनाते हैं। बनने के बाद ऊपर जो तराई का काम होता है छत में, उसमें मिट्टी का क्यारी बना देते हैं चारों तरफ छोटी हाँ। छोटी, उसमें पानी भर के रोका जाता है हाँ। छत को पकने के लिए। तो ये इंजीनियर साहब मना करें, तो फिर इंजीनियर साहब किस चीज़ की बनानी चाहिए हम लोगों को छत पे? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी छत के बाहरी किनारों पे एक एक रद्दा आप ईंट की चिनाई करवा दीजिए। जी ठीक, 1:10 1:12 का सीमेंट और बालू का रेशियो बना लीजिए, जी क्योंकि अगर सिर्फ बालू डालेंगे तो बालू पानी के दबाव से बह जाएगा। जी बिल्कुल, उसको जो है मेड़ की तरह आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, 1:10 और 12 का, जिससे खेतों में मेड़ होता जी है। जी एज अ बॉर्डर, हाँ। बॉर्डर बना के क्यारियां बना लें, बीच में 1/12 का, यानी 1 सीमेंट और 10 या 12 आप बालू ले लीजिए और उसी की आप जो क्यारी बनवा लीजिए। हाँ। बाहर- और उससे वेस्ट भी कुछ नहीं होना है। जी आपका वो जो बना 1:10-12 का मसाला, 1:10 या 1:12 का, जी। उसको अगर आप बाद में तोड़ के उसको ब्रिक वर्क या प्लास्टिक में कहीं भी प्रयोग करना चाह रहे हैं तो वो मटेरियल आपका यूज़ हो जाने वाला है। यूज हो जाएगा। जी ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपकी छत जब ढल गई जी तो उसके ऊपर जो है तुरंत आपको एक तो कॉम्पैक्शन बड़ी अच्छी चीज़ है, कॉम्पैक्शन जरूर करना चाहिए। 2 तरह के वाइब्रेटर आते हैं, जी एक निडल वाइब्रेटर आता है और एक सरफेस वाइब्रेटर आता है। दोनों का प्रयोग करना चाहिए। दोनों का प्रयोग करना चाहिए। जी अब उसके बाद क्या है कि जितना आप अच्छा कॉम्पैक्ट करिएगा जी उसके एयर बबल निकल जाएंगे। जब उसके एयर बबल निकल जाएंगे तो उसमें सीपीज की संभावना कम हो जाती है। कम हो जाएगी। जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पूरी हमारी ढलाई हो गई जी तो उस पर सीख वाले झाड़ू से झाड़ू मरवा देना चाहिए। जी ठीक, क्योंकि उसी जो- दिन मरवा देना चाहिए हाँ। जिस दिन ढलाई हो रही है, पूरे छत पे मरवा सेम, देना चाहिए। पूरी जी, छत पे। जी उससे क्या होता है कि पानी जब हम क्यूरिंग करेंगे तो लंबे समय तक पानी रहेगा, जल्दी से वेपराइज नहीं होगा, पहला चीज़। जी और जो ऊपर सीमेंट की स्लरी जम के उठ के चली जाती है, वाइब्रेशन के बाद एक स्लरी का निर्माण होता है, जी वो प्योर सीमेंट होती है जी। जो बाद में हेयर क्रैक्स के लिए कारण होती है। तो वो हेयर क्रैक्स भी आपको नहीं मिलेगा। जी ठीक, अब उसके बाद लोग ग्रामीण क्षेत्रों में एक जो और या शहरी क्षेत्रों में भी समानतः मैंने देखा है, जी नहले का प्रयोग करते हैं। जी नहला एक तरह से समझिए कि देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है। जी वो इंजीनियरिंग टर्म कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। इंजीनियरिंग टर्म ये है, पहला मतलब सीमेंट को घोल बना दिया जाता है और छत पे फैला दिया जाता है, थोड़ा थिक स्लरी बनाई जाती है सीमेंट की, और उसको फिनिशिंग देने के लिए, उसको पूरा क्लियर करने के लिए कि एकदम चिकना हो जाए मेरा छत, तो उसी को नहला बोलते हैं। हाँ। तो नहले के लिए इंजीनियर साहब मना करें तो उसके जगह पे क्या करना चाहिए कि हम लोग का छत उसकी जगह स्क्रीड कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। ये क्या चीज़ होता है? स्क्रीड कंक्रीट सेम आपका रेशियो होता है, जैसे आपने कंक्रीटिंग की है, आधा इंची की आपकी, जी समझ लीजिए कि आधा इंची की आपने एक छत डाली है। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ और इसमें मैं बोलना चाहूँगा, आप पानी पी लीजिए, कि जब हम ढलाई करवाते हैं तो छत की कितनी मोटी ढलाई होनी चाहिए, और जो स्किड कंक्रीटिंग बोल रहे हैं आप कि 10 mm वाली गिट्टी से मिला के एक पतला आप फिर उसके ऊपर लेयर बनवा दीजिए आरसीसी टाइप का ही, तो वो कितना mm होना चाहिए? वो आधा इंची होता है। जी। और कोई भी ढलाई जो है 4.5 इंची या 5 इंची के करीब करनी चाहिए। जो मेन आरसीसी है वो 4.5 से 5 इंची होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी उससे चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसका भी कारण मैं बता देता हूँ जी। कि जो आजकल चलन है कि फैन बॉक्स हम लोग डालते हैं फैन बॉक्स, जी पंखे जी, को लगाने के पंखे लिए। को लगाने के लिए हाँ। छत के बीच में फैन बॉक्स या पाइप वगैरह तो अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए डाला जाता है, तो उसके बारे में। हाँ तो उसमें क्या होता है कि जब हम फैन बॉक्स लगाते हैं तो कभी 3.5 इंची 3 इंची का फैन बॉक्स लगभग समानता आता है। जी अगर हमारी कंक्रीटिंग 4 इंची की हुई तो हम कहीं ना कहीं ढाल ले जाके देंगे तो वो 3.5 इंच ही बचती है। जी, ढाल मतलब स्लोप, पानी गिरने के लिए आगे हाँ। कहीं ना कहीं हाँ। हम छत को एक तरफ थोड़ा स्लोप देते हैं कि जब बारिश हो तो पानी निकल जाए हाँ। छत से, रुके ना। तो जी अब उसके बाद क्या होता है कि वो फैन बॉक्स के ऊपर जो बहुत थोड़ी सी कंक्रीट की मात्रा रहती है जी
किन्हीं कारणों से अगर क्रैक्स उसमें डेवलप हो गया, एक तो क्रैक्स डेवलप हो जाता जी। है तो वो भी सीपेज का कारण बनता सीपेज है। का कारण बन जाएगा। और सीपेज अगर आपके छत में हो गया तो उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं, ये भी ऐसा मानना है? नहीं, परमानेंट सोल्यूशन तो मतलब है, हमारा ही कंपनी का 0M वाटर सील्ड करके एक केमिकल आता है। जी सीलन को पहले ही रोक देते हैं, ढलाई में हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ढलाई में अगर उसको हम प्रयोग कर लेंगे तो सीपेज के चांसेस वैसे ही बंद जाएंगे। अच्छा, नहीं जैसे मैं ये कहना चाहिए, जैसे फैन बॉक्स वगैरह ऊपर आ गया, वहाँ पे मटेरियल नहीं हो पाया प्रॉपर, वहाँ से अगर सीपेज हो रहा है तो उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन हाँ, तो उसमें उसके लिए फिर वही होता है कि आपको वाटर प्रूफिंग 0M की एक कोटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई छोटी ढलाई करनी या छोटा सा प्लास्टर वगैरह करना है तो हमारी कंपनी का ही इंस्टा मिक्स और इंस्टा प्लास्ट जी 2 प्रोडक्ट आते हैं जी, जिसमें डबल बुल का इंस्टा मिक्स और इंस्टा प्लास्ट। जी, ये दोनों क्या चीज़ है? ये इंस्टा मिक्स जो है प्लास्टरिंग ब्रिक वर्क के लिए तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, हल्के फुल्के प्लास्टरिंग वर्क के लिए आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उसको आप खोलिए और सीधे पानी डाल दीजिए। अच्छा अच्छा, आपको बालू और सीमेंट मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सब मिला हुआ है। और उसके बाद जो है इंस्टा प्लास्ट में होता है, इंस्टा मिक्स में वो कंक्रीटिंग का पार्ट होता है, उसमें गिट्टी डली होती है। जी ठीक सीधे उठाइए उसको डाल दीजिए। जी ठीक। ये हमारे कंपनी का नया इनोवेशन है और पूरे इंडिया में हमको लगता है कि एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ऐसे इनोवेटिव कदम को उठाती है, नोको ग्रुप। जी, हमारे और भी प्रोडक्ट आते हैं, हम लोग 0M का POP सीलर, हाँ वाटर सील्ड भी देते हैं। उसके बाद जो है हमारे पुट्टी वगैरह भी हमारी कंपनी की आती है। अच्छा जी। तो खैर ये तो कंपनी की बात होगी। तो उसके बाद हम अगर हमने प्रॉपर सब क्यूरिंग वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें कर ली जी, तो सीमेंट की एक चीज़ और है, अगर किसी भी सीमेंट का आप प्रयोग करिएगा जी तो हर कंपनी में एक टेक्निकल सर्विसेज पार्ट होता है। जी, उस कंपनी के सीमेंट इंजीनियर को जरूर बुलाइएगा जो आके आपके मकान को कैसे कंक्रीटिंग करनी है आपको सजेस्ट कर सके कि आपको कैसे काम करना है। जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान दे करके अपने मकान को और अच्छा बना सकते हैं। जी ठीक है। एक चीज़ और है, जब शटरिंग का प्रयोग करते हैं तो अगर सामान्यतः शटरिंग क्या होती है कि शटरिंग के जो जहाँ पे उसका बम्बू खड़ा होता है जी जी, वो नीचे सरफेस मिट्टी ही होता है नए मकान में। जी सेकंड फ्लोर की बात नहीं करता, फर्स्ट फ्लोर में सामान्यतः यही होता है। जी, फर्स्ट फ्लोर बनवाने में तो कभी भी उसको नीचे बिना बत्ता लगाए, मतलब शटरिंग का टुकड़ा बिना लगाए जी उसको खड़ा नहीं करना चाहिए। जी क्योंकि अगर उसको आपने वैसे खड़ा कर दिया तो जब कंक्रीटिंग बढ़ेगी फिर स्लैब कास्टिंग होगी तो 10 आदमी ऊपर आपके रहते ही रहते हैं, तो वो लोड आने के कारण आपकी शटरिंग जो है कि नीचे जा सकती है। तो उसके नीचे एक ऐसा काम करें कि जो बम्बू वगैरह है उस पर खड़ा करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम करें कि जहाँ बम्बू आप खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे कुछ चौड़ा सा ऐसे जो भी हो, पटरा हो चाहे जो भी शटरिंग का प्लाई का ही पार्ट हो, ऐसे रख के उस पर बम्बू खड़ा करें, तो जिससे इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो ये नीचे ज़मीन में नहीं धंसेगा। क्योंकि जब हम लोगों की RCC होती है तो ऊपर काफ़ी लोड हो जाता है, 10-5 लोग ऊपर हमेशा वर्क करते रहते हैं, तो ये जो बम्बू रहता है या जो नीचे से जो भी सपोर्ट रहता है वो नीचे जाने लगता है, और जिससे ऊपर आपका छत का जो स्लोप है या जो भी है दिक्कत में फिर परेशानी हो जाती है, उस समय आप कंट्रोल भी नहीं कर पाइएगा। तो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहें आप। कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जी। यूट्यूब पे बहुत से सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं जी। जो प्रॉपर शटरिंग ना होने की वजह से पूरी शटरिंग ही नीचे चली गई और वहाँ पे काम करने वाले लेबर मिस्त्री नीचे आ जाते हैं। जी जी। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। अच्छा, शटरिंग की बात चल रही थी तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि RCC होने के कितने दिन बाद शटरिंग को खोलना चाहिए? ये काफ़ी अपने क्षेत्र में ये एक चलता है, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन में खोल दो, कुछ लोग कहते हैं 12 दिन में खोल दो, फिर कुछ लोग कहते हैं 15 दिन में खोल दो, लेकिन जिनकी शटरिंग का रहता है वो लोग कहते हैं कि 10 दिन में खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर टेक्निकली कितने दिन में खोलना चाहिए कि अच्छी एक कोई दिक्कत ना आए हमारे छत में? देखिए, BSI जो पार्ट है जी, जो ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है जी, सबका अलग अलग है। जी, 7 फुट का अगर आपका स्पैन है जी, तो उसको जल्दी खोलने के लिए कह देता है। जी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि सामान्यतः वो चीज़ फॉलो नहीं होती है। जी, तो मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 10 से 12 दिन तक करीब आपको शटरिंग गर्मियों के दिनों में जी, गर्मी में कम से कम 12 दिन बाद ही शटरिंग खोलें आप अपनी। जी। और ठंडियों में कम से कम 15 दिन, और ठंडियों में 15 दिन। हाँ ठीक है। क्योंकि सीमेंट गेन करने की जो क्षमता हो जाती है वो सीमेंट की
ठंडियों के दिनों में थोड़ी स्लो होती है वेदर के कारण। जी, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल पाता है जिसमें वो हाँ। रिएक्शन कर सके, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। जी, और बाकी जो है कोई भी काम करने जाएं, जैसे प्लास्टरिंग भी करने जा रहे हैं, जी। तो प्री सरफेस तैयार कर लें। प्री सरफेस, प्री सरफेस तैयार करने का मतलब होता है कि पर्याप्त जो है क्यूरिंग करने के बाद जी। एक बार पुनः फिर तराई की जाती है कि ब्रिक को जितने वाटर की डिमांड है वो ले ले, जी। अन्यथा आपने प्लास्टरिंग किया, प्लास्टरिंग करने के बाद जो प्लास्टर का पानी होता है वो ब्रिक उसको सोखेगी और बाद में वो क्रैक्स डेवलप करेगा क्रैक्स डेवलप कर देगा। और वो स्ट्रेंथ भी गेन करने नहीं देगा। ठीक। तो तमाम तरह की इस तरह की समस्याएं आती हैं। जी, कंस्ट्रक्शन में ध्यान देना चाहिए। पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पानी जितना ज़्यादा होगा स्लरी फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होगा और उतनी ही पानी के साथ हमारी सीमेंट बहेगी, अच्छा जो अल्टीमेटली हमारे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। अच्छा, ठीक। तो सारी बातें हमने कर दिया कि घर बनवाने में किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अब आप थोड़ा सीमेंट के बारे में, डबल बुल के बारे में क्या कहना चाहें कस्टमर को, भी क्यों लेना चाहिए, ये डबल बुल ही क्यों लेना चाहिए, बाकी कंपनियों को क्यों नहीं लेना चाहिए? डबल बुल में ऐसी क्या खासियत है? चूँकि हमारा काउंटर है, हम डीलर हैं, तो मैं आपसे टेक्निकली कस्टमर को ये बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ अलग है इसमें, डिफरेंस क्या चीज़ है कि कस्टमर को ये लेना चाहिए दूसरी सीमेंट से, क्या इसमें बेहतर है और क्या कमियाँ हैं दूसरी सीमेंट में? कमी तो किसी में नहीं है, किसी सीमेंट में नहीं है, जी हमारे में भी नहीं है। जी सारी सीमेंटें जो आती हैं वो प्रॉपर टेस्ट होके आती हैं जी और उनका सैम्पलिंग स्टोर भी होता है। जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आपको कि आपने ये बात रखी कि किसी सीमेंट में कोई कमी नहीं होती है, सबका अपना सैंपल होता है, सबकी टेस्टिंग होती है। जी हाँ, ये चीज़ हो सकता है जी कि किसी सीमेंट की जो फाइननेस है, महीनता हो, वो ज़्यादा हो, जी किसी की थोड़ी कम होगी, किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, जी किसी की कम आएगी। जी तो हर कंपनी अपना टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करती है, मैं भी करता हूँ, दूसरी कंपनियाँ भी करती हैं। जी हमारी कंपनी से भी वो टेस्ट रिपोर्ट प्लांट से जनरेट होता है कि साहब हमने ये सीमेंट बनाया है और इसकी स्ट्रेंथ आ रही है। तो किसी भी सीमेंट का चुनाव करने से पहले आप अगर कोई सामान्यतः जानकार कस्टमर है तो वह तो टेस्ट रिपोर्ट के बारे में सोचता है जी। और या तो लोकल गाइडेंस के बारे में। ऐसा है ना कि जो टेस्ट रिपोर्ट होती है कस्टमर के पास पहुंच नहीं पाती है, तो कस्टमर के पास एक यही ऑप्शन बचता है कि लोकल एरिया से या राजगीर मिस्त्री से जानकारी ले कि कौन सी सीमेंट बेहतर है। हम लोग के लोकल फील्ड में ऐसा ही होता है, टेस्ट रिपोर्ट लोगों के पास नहीं पहुंच पाती, वो राजगीर मिस्त्री से ही, कुशल कारीगर से ही, जिस पे उसको भरोसा रहता है, विश्वास रहता है, उसी से पूछता है कि कौन सी बेस्ट सीमेंट है, कौन सी हम ले जाएँ। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसीलिए हमारी जो कंपनी है वो टेक्निकल एक्टिविटी कराती है मिस्त्रियों की, ठेकेदारों की, अब तो कस्टमर की भी करा रही है कि अवेयरनेस सबके अंदर आए। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बता देता हूँ, अवेयरनेस कितना ज़रूरी चीज़ है। सरकार कहती है कि कोई भी सीमेंट जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको जब प्रयोग करने जाते हैं तो उसका मिनिमम IST, इनिशियल सेटिंग टाइम, सीमेंट का 2 सेटिंग टाइम होता है, प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल। 30 मिनट से पहले शुरू नहीं होना चाहिए और वो 600 मिनट तक जाकर के 10 घंटे तक वो पूर्ण रूप से सेट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे जो मिस्त्री आता है, राजगीर मिस्त्री, सुबह पहले मसाला तैयार करता है मॉर्निंग में, जब चुनाई के समय मॉर्निंग में एक बार मसाला 8 बजे तैयार कर दिया और उसको दोपहर में 2 बजे तक यूज करते रहते हैं, 1 बजे 2 बजे तक, तो क्या ये सही है कि गलत है और इसकी जगह क्या करना चाहिए अगर गलत हो तो? नहीं, सीमेंट को जो है अगर आपने पानी डाल दिया, मसाला मिलाना एक अलग चीज़ हो गया, आप एक दिन में 3 से 4 बोरे का मसाला बना लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने पानी डाल दिया तो प्रयास करना चाहिए कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर वो सीमेंट अपनी जगह लग जाए, प्रयोग हो जाए 2.5 से 3 घंटे के अंदर। जी हाँ, क्योंकि तब तक उसका प्रारंभिक जमाव काल प्रारंभ हो जाता है, वो धीरे धीरे से अपना रूप लेना शुरू कर देती है। तो अगर उससे आप विलम्ब करते हैं, 5 घंटे 6 घंटे तक का मसाला प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कि आप अपने मकान के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जी। तो अगर इस चीज़ को करना है तो 2.5 से 3 घंटे के अंदर आप उसको बना भी मसाला मिक्स कर लें, लेकिन जो पानी है उतना ही प्रयोग करें कि जिसको 1-2 घंटे में आप प्रयोग कर लें। हाँ। फिर दोबारा आप पानी मिक्स कर लीजिए उसमें। हाँ। पानी ना मिलाइए उसमें, जब तक पानी नहीं मिलता तब तक रिएक्शन सीमेंट का स्टार्ट नहीं होता है। हाँ। कहने का मतलब। हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, अब हम लोग चलिए धन्यवाद, इंटरव्यू ख़त्म करते हैं और
जो भी हमारे कस्टमर हैं देखें वीडियो को समझें, क्योंकि मकान ज़िंदगी में केवल एक ही बार बन पाती है, वो भी बहुत मुश्किल से, इतनी महंगाई भी चल रही है आजकल के दौर में। और छत एक सपना होता है लोगों का कि रोटी कपड़ा मकान तो एक ड्रीम होता है, लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। मैं चाहूँगा कि जीवन में सबका छत का जो ड्रीम होता है सबका पूरा हो, और आप ट्रेनिंग लेके चीज़ों को देख के अवेयर होकर चीज़ों का प्रयोग करें, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।